जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटी का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। आप सबको हम बता देते हैं कि जो भी हम सजेशन दिए थे क्लास 12th को सारा लड़ गया था क्वेश्चन वहाँ से। आप सब भी भरोसा रखें और उसी को रिवाइजिंग करें। आप सबको लड़े ये सब सारा लड़ेगा वहाँ से जितना भी प्रश्न आएगा। और आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाएं, ठीक है, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे देंगे। तो अब हम चालू करते हैं पार्ट 2 वीडियो। आज हम पॉलिटी को ख़त्म करेंगे, इस चैप्टर पूरे पॉलिटी को। फिर हम अगले दिन अर्थशास्त्र लेके आएंगे आपके पास। चलिए, इसमें है बिहार में पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाएं। पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं के माध्यम से लागू किए जाने की सिफारिश किसने की थी? पहला है अशोक मेहता समिति, दूसरा है बलवंत मेहता समिति, अगला है योजना आयोग, अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत मेहता समिति ने जो है सिफारिश किया था इसको। अगला चलते हैं, कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? आप पार्ट 1 अगर पढ़े होंगे तो आपको हम बताए थे 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? पंचायती राज्य के बारे में का व्याख्या। और 74वां संशोधन में जो है नगर पालिका को लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है पंचायती राज्य संस्थाओं के कितने स्तर हैं? तो आपको पता होना चाहिए, हम बता देते हैं पंचायती राज्य के कितने स्तर हैं। तो ये हो गया आपका त्रिभुज। क्या हो गया? त्रिभुज। ये हो गया जिला परिषद ऊपर पे, मुखिया और प्रखंड। ये सब आपको पता होना चाहिए। 3 स्तर की होती है सरकार। कितने स्तर की होती है? 3 स्तर की। आगे चलते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर खो। अगला देखिए, कह रहा है कि कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? अच्छा, उसमें जो 3 को बताया, कौन सी बताया? जिला परिषद, पंचायत समिति और मुखिया। समझ में आ गया ना? तो इसका क्या है? कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? पहला होगा 5,000, अगला है 6,000, अगला है 7,000, अगला है 8,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, अर्थात 7,000 पर जो है पंचायत ग्राम पंचायत जो है बनता है। आप याद रखिएगा, 7,000 से एक भी कम होगा आदमी उस ग्राम पंचायत में। बेसी होना चाहिए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम हो गया तो फिर ग्राम पंचायत का दर्जा नहीं मिलेगा, उसका गठन नहीं होगा। अगला देखिए, कह रहा है ग्राम पंचायत के एक वार्ड से एक प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए कितनी जनसंख्या निर्धारित की गई है? पहला है 300, अगला है 400, अगला है 500, अगला है 600। तो आपको पता होना चाहिए, इसका हो जाएगा 500। तो हम थोड़ा और समझा देते हैं आपको। से मान लेते हैं ये एक गांव है, ठीक है, और हम एक यहाँ 10 समूह बनाते हैं। 1 2 3 4, 10 से बाद ज़्यादा बन भी सकता है। मान लेते हैं ये सारा समूह है। 14 को पूरा देते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 और 14। तो अब आप क्या देखिएगा कि 14 हो गया। तो आपको पता है कि अगर ये ग्राम पंचायत हो चुका है, इसमें कुल मिला के कितना होना चाहिए आदमी? 7,000। और अगर एक वार्ड अगर बनना चाहता है तो वार्ड के बारे में आप सब जानते होंगे कि 500 रहना चाहिए आदमी। तो एगो ये जो बिंदा है इसको उठाएंगे तो कितना आदमी होगा? 500 और 14 गो लोग है, 14 5 70। तो इसका मतलब का गो वार्ड है इसके अंदर? जय गो लाल बिंदा है तगो का है वार्ड है। इसमें वार्डों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। तो आपको पता चल गया होगा इसमें कुल इस ग्राम पंचायत में कितना लोग, कितना वार्ड है? 14। और एक वार्ड में कितना लोग रहता है? 500। पूरे ग्राम पंचायत में कितना लोग? 700। 7,000। समझ में आ गया आपको? हम सब चलते हैं। अगर समझ में आता है तो आप सब लाइक करेंगे, ठीक है। और आप आगे वीडियो बनाए कि ना, आप सब भी बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 500। तो आगे चलते हैं अब हम सब। अगला देखिए, कह रहा है आपके सामने कि बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 2006 में आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया? पहला है अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों पर का आधार का आधा अर्थात 50% आरक्षित। फिर से पढ़ते पहला नंबर ऑप्शन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों का आधा आरक्षित। दूसरा ऑप्शन है कि इन वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित। अगला है आरक्षण स्थानों का 50% स्थान उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण, इनमें से सभी। तो आपको हम बता दें, यहाँ जो है बात किया गया था तीनों पर, तो ये तीनों हो जाएगा इसमें, लेकिन हो पाया लागू केंद्र सरकार की ओर से 33% तक। समझ में आ गया, ये तीनों हो जाएगा। आगे चलते हैं हम सब। कह रहा है इनमें कौन ग्राम पंचायत का अंग नहीं है? पहला है ग्राम सभा, दूसरा है मुखिया, तीसरा है प्रमुख, चौथा है पंचायत सचिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका प्रमुख। अब आप कहिएगा भैया प्रमुख क्या होता है? तो प्रमुख क्या होता है? प्रखंड में जो बैठता है उसको कहते हैं प्रमुख। ग्राम पंचायत तो आप जानिए रहे, ग्राम में होता है, मुखिया भी होगा, उसका पंचायत सचिव भी होगा, लेकिन ये प्रमुख जो होता है ये कहाँ बैठता है? प्रखंड में। आगे चलते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा गो, नहीं होगा। देखिए नहीं बोला इसीलिए प्रमुख बोले हैं। आगे चलते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन आप सब देखिए, कह रहा है कि मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहता तो अनिश्चित हो सकता था, लेकिन अब तो निश्चित कर दिया गया, तो कितना हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। अगला ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है? पहला है प्रमुख को, मुखिया को, उप मुखिया को, या ग्राम पंचायत सचिव को। तो आपको पता होना चाहिए कि मुखिया जो होता है ग्राम पंचायत में प्रमुख हो जाता है एक तरह से। तो ग्राम पंचायत में जो है जो भी अध्यक्षता करने का अधिकार रहता है किसका? तो मुखिया का। मुखिया का एकदम वही हाल है जो प्रधानमंत्री का है। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है कि पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 4,000, 5,000, 6,000, 7,000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बोला कि पंचायत समिति इन्होंने यहाँ ध्यान से देखिएगा, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत ने बोले पंचायत समिति के प्रत्येक बोला प्रत्येक निर्वाचन सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको पता होना चाहिए कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5,000 का प्रतिनिधित्व करता है। 5,000 लोग, इससे ज़्यादा का नहीं। तो आगे हम सब चलते हैं, अगला कह रहा है क्या कि पंचायत समिति का कार्यकाल, बोला पदाधिकारी कौन होता है? कार्यकाल पदाधिकारी कौन होता है? पहला पंचायत समिति का सचिव, अगला प्रखंड विकास पदाधिकारी, अगला उप मुखिया, अगला है अनुमंडल पदाधिकारी। जो भी नया बच्चा है सबको नोट कर लीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक ना? और जो अभी बिहार बोर्ड वाला देने वाले 2-4 बार देखिए, सारा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का खो, कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होता है पंचायत समिति का ये जो है कार्यपालक पदाधिकारी होता है। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि जिला परिषद के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कितनी जनसंख्या पर की जाती है? तो इसका हो जाएगा आपका कि गो, अर्थात 50,000। इसमें जानते हैं कि पूरे जिला के लिए करेगा तो 50,000। तो थोड़ा हम आपको बता भी दें कि जैसे अभी होगा पंचायत समिति कितना पे करता है? 5,000 पे, ठीक है। और ये जो जिला परिषद होता है वो कितना है? 50,000 पे। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अभी समझा के इधर से। तो क्या है, अगला है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पहला मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, या ग्राम ग्राम सेवक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, मैंने सरपंच। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला अगर इसमें और बताना चाहें तो आपको वार्ड जो होता है कितना पे होता है? नन्नू आपको अभी बताते हैं, 500 पे होगा। इसको भी आप सब याद रखिएगा। ये 500 पे होगा, कितना पे होगा? 500 पे। आगे चल रहे हैं, तो हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? पहला मुखिया और पंचों के द्वारा, अगला ग्राम कचहरी के पंचों द्वारा, अगला है मतदाताओं द्वारा, अगला है सरकार द्वारा नियुक्ति।
तो आपको पता होना चाहिए। इसका होता है मतदाताओं द्वारा इसका सरपंच का चुनाव होता है। अगला देखिए, ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? पहला, अधिकतम 1,000 रुपये जुर्माना। अगला है 3 महीने का कारावास। अगला है 6 महीने का कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना। अगला 1 महीने का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना। तो आपको बता दें, यहाँ अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना होता है, जेल नहीं दे सकता है ग्राम कचहरी। ये भी एक तरह से कचहरी होता है, न्यायपालिका ग्राम अति में। अगला देखिए, कह रहा है छोटे शहरी क्षेत्र के लिए किस संस्था के निर्माण का प्रावधान किया गया है? नगर पंचायत। अगला है नगर परिषद। अगला है ग्राम निगम। अगला है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नगर परिषद। अगला देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर नया चालू हो रहा है। उस चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक जनसंघर्ष और एवं आंदोलन। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक जनसंघर्ष एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य होता है? पहला है लोकतंत्र की स्थापना। अगला है सरकार को बदलना। अगला है शासन को बदलना। इनमें से सभी। तो आपको हम बता दें, ये नेपाल में एक बार हुआ था। ठीक है, तो नेपाल की घटना को याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर घो। आगे चलते हैं। कह रहा है म्यांमार में किसके विरुद्ध जनसंघर्ष चल रहा है? राजा के विरुद्ध, सैनिक शासन के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, इनमें से सभी। तो आपको हम बता दें, वहाँ सैनिक शासन था, इसी के विरुद्ध में अभी भी चल रहा है। अगला देखिए, कह रहा है राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को भंग कर किस वर्ष पूर्ण राजशाही की घोषणा की थी? आपको ये सब पढ़ाया गया है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा? 2002। आगे चलते, अगला कह रहा है कि 6 अप्रैल 2006 में 6 से 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन के करके जो है दल लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन किस घटना का परिणाम था? 2005 में राज ज्ञानेंद्र के द्वारा नेपाल की जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग करना। दूसरा, तत्कालिक प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को अपदस्थ कर नए मंत्रिमंडल का गठन करना। अगला, देश में आपातकाल की घोषणा। अगला, इनमें सभी। तो आपको पता होना चाहिए, इनमें से सभी हो जाएगा। वह नंबर सभी होगा। अगला देखिए, लोकतंत्र जन आंदोलन के समक्ष झुकते हुए नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर सत्ता 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन को कब सौंप दी? 2005, 2006, 2007 या 2008? 24 अप्रैल ऐसा अगर लिखल, तो इसका आंसर हो जाएगा 2006 को जो है राजा ज्ञानेंद्र ने सब कुछ सौंप दिया था। ठीक है, और फिर जो है 2014 में इसका आंदोलन पूरा भड़क गया, फिर वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो आगे चलते हैं। कह रहा है अगला कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? आपको बता दें, चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में हुआ था, चमोली जिला में। सुंदरलाल बहुगुणा इसका नेतृत्व कर रहा था। तो ये सब पेड़ में चिपक कर जो है पेड़ को कटने से बचा रहा था। लेकिन आपको याद रखना है कि बिहार में अगर ऐसा होता तो पेड़ के दोनों गोर जो फलकर रहता है उसके बीच में घुसा देता आरी और काट लेता गाछ। ये तो सही है कि कौन सी है? उत्तराखंड। इसीलिए वहाँ छोड़ियो दिया। समझ गए कि नहीं? हम सब बिहारी हैं, ये हैं भारी। चलिए, पहला नंबर इसका क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? इसका मुख्य उद्देश्य सबको समझ में आ गएगा, पर्यावरण संरक्षण। तो देखिए, पहला नंबर ऑप्शन है जंगलों अर्थात पेड़ों की व्यावसायिक कटाई का विरोध। दूसरा है जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का कारगर नियंत्रण। अगला है पारिस्थितिकियों को नुकसान पहुंचाए बिना क्षेत्र का विकास। ये इनमें सभी। इसमें से क्या हो जाएगा नूनू बताइए? जंगल में आदिवासी भी रहता है, सब कोई रहता है, तो इसका आंसर होगा घो। आगे चलते हैं हम सब। पारिस्थितिकी हो जाएगा, लोगों जनसंख्या उसमें रहता है कुछ, उसका भी बच जाएगा, पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा। यह सब उसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है 1972 में महाराष्ट्र में दलित युवकों द्वारा निर्मित संगठन को किस नाम से जाना जाता है जिसने जाति आधारित असमानताओं के विरुद्ध आंदोलन का प्रारंभ किया? पहला, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, दलित
पैंथर्स आंदोलन अगला है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दे कि इसका आंसर हो जाएगा दलित पैंथर्स आंदोलन। 1972 में यही किया था। अगला चलते हैं। घरेलू महिलाओं ने पुरुषों की बोला कि शराबखोरी के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की। यह किस आंदोलन का हिस्सा था? आपको पता होगा कि ये जो है पहला है इसका ऑप्शन चिपको आंदोलन, दूसरा है दलित पैंथर्स आंदोलन, अगला नर्मदा बचाओ आंदोलन, अगला है किसान। कि शायद हमारे अंदर अति में चला गया है, लेकिन हम आपको अभी तुरंत बताते हैं इसका आंसर क्या है। बोला है किसान यूनियन आंदोलन। चौथा नंबर ऑप्शन क्या है? किसान यूनियन आंदोलन। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घरेलू महिलाओं ने पुरुषों के शराबखोरी के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की। तो इस आंदोलन का किस आंदोलन का हिस्सा है? बताओ जल्दी। तो आपको पता होगा किसान यूनियन आंदोलन या दलित पैंथर्स आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन या चिपको आंदोलन। तो हम आपको बता देते हैं कि यह जो है ये जो है आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन हुआ था दारू के विरुद्ध। तो उसमें ये हुआ शायद कुछ ऐसे नाम था उसका, तो उसी का था ये। तो ये कह सकते हैं हम सब दलित पैंथर्स आंदोलन ये भी था एक तरह से। तो आगे हम सब चलते हैं, लेकिन यह आंसर दे दिया है कि चिपको आंदोलन। इसमें आप सब कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। इसमें नाम नहीं दिया लेकिन इसमें आंसर दिया ये 8 का को। आगे चलते हैं। आप सब बताइए कमेंट करके क्या सही है। लगता है ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, इसमें लिखने में हो गया होगा मिस्टेक हमसे, या आप सब बताइए जल्दी क्या होगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को संगठित किया गया? भारतीय किसान यूनियन आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको अभी बताए थे, तो इसका क्या हो जाएगा? भारतीय किसान यूनियन आंदोलन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए महेंद्र सिंह टिकैत, इस बार भी किसान आंदोलन हुआ था, तो ये सब हुआ था। अगले चलते हैं। भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन का क्या उद्देश्य था? अगला है अनाजों अर्थात गन्ना और गेहूं के सरकार खरीद मूल्यों में वृद्धि। ये एमएसपी के बारे में वर्णन चल रहा है। एमएसपी है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में ये बात चल रहा है। तो उसी में ये सब हुआ है। महेंद्र सिंह टिकैत अगले बार था, तो वही चीज़ के बारे में पूछ रहा है ये। पहला ऑप्शन क्या था? अनाजों अर्थात ब्रैकेट में गन्ना और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्यों में वृद्धि। अगला है समुचित दर पर किसानों को नियमित विद्युत आपूर्ति। अगला है कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदी की समाप्ति। इनमें से सभी। तो आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सबों पर यह लागू कर रहा था ये। आगे चल रहे हैं। अगला कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में लगभग 5000 गौवों का महिलाओं ने जो आंदोलन चलाया उनका नाम क्या था? हाँ, अब आया, यही है ताड़ी विरोध आंदोलन। आंसर हो जाएगा को, ठीक है। क्या हो जाएगा? को, ताड़ी विरोध आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में याद कर रहे थे, वहाँ लगता है मिस्टेक हो गया, तो वहाँ हो सकता है वही होगा आंसर, चिपको आंदोलन। अगला चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्या उद्देश्य था? पहला, नर्मदा एवं उनकी सहायक नदियों पर बांध बनाने की सरकार की योजना का विरोध। अगला, नर्मदा नदी पर सौंदर्यीकरण। अगला, नर्मदा नदी पर स्थानीय लोगों का विरोध। इनमें से सभी। तो आपको हम बता दें 12 का हो जाएगा। कोई नर्मदा नदी पर बांध जो बन रहा था उसका विरोध कर रहा था ये सब आम अति। अगला देखिए कह रहा है जनता सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस संगठन की प्रारंभिक मांग का परिणाम है? पहला है मजदूर किसान शक्ति संगठन, दूसरा है जनवादी युवा मंच, अगला है मजदूर संगठन, अगला है श्रम संगठन। तो इसका आंसर हो जाएगा को, मजदूर किसान शक्ति संगठन। 14 नंबर देखिए कह रहा है म्यांमार में आंग सान सूची के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के जनसंघर्ष का क्या उद्देश्य है? म्यांमार से चीनी सेना की वापसी। अगला, म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली। अगला, म्यांमार में मजदूरों की मजदूरी निर्धारित करना। अगला, इनमें से सभी। तो आपको हम बता दें इसमें था म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए यहाँ जो आंग सान सूची जो है काम कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। आगे चलते हैं। अगला चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल।
आज हम पूरा ख़त्म करेंगे इसको, आप सब ध्यान रखिएगा। और कल हम जो चैप्टर आप बोलिएगा जो चीज़, उसी को हम लेके आएंगे ज़्यादातर कोशिश करके। बोला लोकतंत्र के प्राण की संज्ञा किसे दी गई है? पहला है राजनीतिक दल, उसके बाद दबाव समूह, अगला है प्रेस, अगला है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा को, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को लोकतंत्र की संज्ञा का प्राण कहा गया। अगला देखिए कह रहा है लोकतंत्र को दलीय शासन क्यों कहा जाता है? पहला नंबर है दल ही निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला है दल ही प्रत्याशित खड़ा करते हैं। अगला है दल ही वोट मांगते हैं। अगला है दल को ही सरकार चलाने का अवसर मिलता है। तो आपको पता होगा यही, इसी को मिलता है अवसर, इसीलिए यही होगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर घो, दल को ही सरकार चलाने की अवसर मिलता है। अगला देखिए 1914 में आम चुनाव तक भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी थी? तो हम आपको पढ़ाए थे कितनी है, तो आपको पता है 6 था, लेकिन 2016 में फिर बना तो हो गया 7। अभी इसके अनुसार तो 6 होगा, लेकिन 2014 के बाद एक और बना तो हो गया क्या गो? 7 हो गया। आपको ध्यान रखना इसको। 2014 के बाद एक और बना तो 2016 में को मिला अधिकार, ये ममता दीदी वाला को, ममता दीदी को मिला तो 7 को हो गया राष्ट्रीय दल पार्टी। ठीक है, आपको ध्यान रखना, आप सब भूलिएगा न। इसमें हो गया अब 7 को पार्टी, 2016 में मिला है ममता दीदी के राजनीतिक पार्टी को हक, और इसको राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया गया है। 2014 में था 6 गो, अब हो गया है 7 गो। ठीक है, आपको ध्यान रखना। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? पहला है निर्वाचन में भाग लेना, दूसरा है जनमत का निर्माण करना, अगला है सरकार की आलोचना करना, अगला है सामाजिक धार्मिक आंदोलन को भड़काना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घो, कि यह जो है राजनीतिक दल राजनीतिक दल बोले राजनीतिक दल का नहीं है कार्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घो। जब पूछेगा वर्तमान में तो क्या गो है राजनीतिक दल? 7 गो। जब पूछेगा 2014 के बारे संदर्भ में तो मानना है 6 गो राजनीतिक दल है राष्ट्र स्तर पर। चलिए आगे चलते, अगला कह रहा है कि इनमें राजनीतिक दलों के बीच किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र में मजबूत बनाती है? पहला है जनता के समक्ष अपने दल की नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना, अगला है चुनाव घोषणा पत्र में के अनुरूप जनता को प्रशिक्षित करना, अगला है चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा कर जनता के समक्ष विकल्प प्रस्तुत करना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा खो, कि चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप जनता को प्रशिक्षित करना। अगला कह रहा है कि राजनीतिक दलों के बीच कैसे प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र के लिए घातक है? पहला है चुनाव में जाति के लिए जीतने के लिए जनता के लुभावने वादे करना, अगला एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, अगला है जीत के लिए धन बल और हर तरह के हथकंडे अपनाना, इनमें से सभी। देखिए अगर आप राजनीतिक दलों के बीच में कैसे सब प्रतिस्पर्धा अगर करना चाहते हैं तो ये सब क्या है? घातक ना है। तो घातक होने के लिए सभी हो गया, लेकिन ये सब जब खत्म हो जाएगा तो राजनीतिक दलों में क्या हो जाएगा? अच्छा संबंध हो जाएगा। नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा? द्वंद्व की भावना रहेगी, प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, दोनों के बीच में मार होगा। अगला देखिए कह रहा है राजनीतिक दल किस दोष का शिकार है? पहला है कथनी और करनी का अंतर, अगला है भाई भतीजावाद, अगला है सिद्धांत विहीनता और अवसरवाद, अगला इनमें से सभी। तो आपको हम बता दें इसमें क्या हो जाएगा? सिद्धांत विहीन और अवसरवादी। खाली खोजता है कि हमार सरकार बन जाए, कोई बोलता है कि हम बनेंगे सरकार तो 50 लाख नौकरी, एको को नौकरी, पैसा है ये नहीं देश में, नौकरी कहाँ से देगा? खाली बेफालतू वाला सब कोई बोलता है, और आम जनता जो उसके बात में घूमते रहता है। आगे चलते हैं। देखिए तारा भारत में किस प्रकार की दलीय पद्धति है? भारत में किस प्रकार की दलीय पद्धति है? थोड़ा सा आप रुकिए, थोड़ा सा एगो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं। एगो चीज़ थोड़ा इसमें जो है जो भी हम मरवाए उसको एक बार देख लेते हैं कि 1 2 3, इसमें 3 तक जो है सही किए हैं, चौथा भी हम बता दिए थे। उसके बाद हम पचमा में आए थे, तो पचमा में इसका आंसर क्या होगा? खो मरवा दिए, मिस्टेक हो गया, रुक जाइए, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया। पचमा नंबर में छठा नंबर सही है, पचमा नंबर हम देख रहे थे इसीलिए हमको लगा कहीं गलती मरवा दी है। थोड़ा आप सब इसको सही कर लीजिए। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घो। हमको लगता है बताएं और कुछ और कर दिए। ठीक है, इसका हो जाएगा घो।
घो हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा 5 का घो। और 6 का आंसर ठीक है। और 7वां आपको पता होगा कि इसमें भी हो जाएगा घो, हम मिस्टेक से मरवा दिए इसमें, और हम कुछ कुछ बोल भी दिए हैं। देखिए 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, घो इनमें सभी। ये सब दिखता है ना राहुल गांधी में, हम नाम ले लिए, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको ये सब पे कुछ दिखेगा। आगे चलते अगला कह रहा है, बताने के धुन में लगता है कुछ और ही दिमाग में चल रहा था, ऑप्शन मारे थे कुछ और। चलिए आगे चल रहा है, अगला कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया है 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की दलीय पद्धति है। पहला एक दलीय पद्धति, द्विदलीय, बहुदलीय है, इनमें से पर एक दलीय पद्धति क्या हो जाएगा इसमें, तो आपको पता होना चाहिए बहुदलीय पद्धति भारत में है। अगला कह रहा है 2007 में भारत में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों की संख्या कितनी थी, 2000 बोला 23, 33, 42, 53। तो इसका आंसर हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42। अगला देखिए कह रहा है वर्तमान समय में भारतीय दल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। कांग्रेस की प्रधानता, क्षेत्रीय दलों की प्रधानता, कोर खो दोनों, इनमें से सभी। तो आपको बता दें यह हो जाएगा क्षेत्रीय दल की प्रधानता बढ़ती जा रही है समय के साथ वर्तमान में। अगला देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 2014 में 16वीं लोकसभा सभा के निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय कांग्रेस को क्रमशः कितने स्थान मिले। बोला 282 और तथा 44। मतलब भारतीय मैंने वही कह सकते हैं कि कमल छाप और हाथ छाप। कमल छाप आगे दिखाया है कितना कितना मिला है, तो वही सब है। तो इसको आपको याद नहीं करना, ये नहीं पूछेगा आपसे। इसका आंसर होगा उसे ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन कराता है। पहला हो जाएगा संसद, दूसरा है मंत्रिमंडल, अगला है निर्वाचन आयोग, अगला है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा गो निर्वाचन आयोग। ठीक है, देखिए निर्वाचन जब भी होगा तो वो निर्वाचन आयोग ही कराएगा केंद्र स्तर पे। आगे चलते हैं, अगला है आपका चैप्टर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणाम। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। पहला है समानता और स्वतंत्रता का पोषण, अगला है जनमत पर आधारित, अगला है मतभेदों का सामंजस्य, अगला है इनमें सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर घो। आपको पता होगा बेल्जियम वाला एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा घो। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन बोला है कि लोकतंत्र के विषय में सही है। निर्णय लेने में देरी, ये भी सही है। अन्य शासन व्यवस्था की तुलना में कम कार्य कुशलता, ये भी सही। एक वोट एक मोल, अगला इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे चलते अगला कह रहा है क्वेश्चन लोकतंत्र क्यों एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था मानी जाती है। पहला, लोकतंत्र में जनता ही अपने शासन को चुनती है। दूसरा, जनता अपने शासकों पर नियंत्रित करती है। अगला है शासन में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी का अवसर मिलता है। अगला है इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। आगे देखिए कह रहा है लोकतंत्र को एक वैध शासन क्यों माना गया है। लोकतांत्रिक शासन पारदर्शी होता है। दूसरा बोला लोकतंत्रात्मक शासन में गोपनीयता को सर्वोच्च गुण माना जाता है। अगला है लोकतंत्र में चुनाव के अधिकार को मान्यता दी जाती है। अगला है को एवं गो दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा घो। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्रात्मक शासन जो है पारदर्शी होता है। और दूसरा हो सकता है लोकतंत्र में जो है सूचना के अधिकार को मान्यता दिया गया, 2005 में दिया गया था कि नहीं अपने देश में। आगे चलते अगला कह रहा है कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की। बोला सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है। बोला अधिनायक तंत्र, अगला है सैनिक तंत्र, अगला है लोकतंत्र, अगला है अल्पतंत्र। तो आपको पता होगा कि लोकतंत्र में सबों को अधिकार मिलता है सब कुछ करने का, और ज़्यादा क्षमतावान भी होता है इसका शासन व्यवस्था। अगला देखिए कह रहा है 6ठा नंबर, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को क्या करना चाहिए। पहला है समानता के सिद्धांत का घोषणा पोषण, अगला है धर्म, वंश, भाषा, लिंग, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव
का अंत, अगला अंत, अगला है पुरुषों के समान महिलाओं को बोला सम्मान पूर्वक जीवन जीने की स्वीकृति, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर गो आगे चल रहा है, आगे कह रहा है कि हाँ, असम्मानित लोकतंत्र में मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है? तो इसका हो जाएगा घ नंबर आंसर हो जाएगा एडवन कारपेंटर ने कहा था। ठीक है, इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दिए, हमको डायरेक्ट याद था इसीलिए। अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की सबलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? जाति प्रथा का अंत, भेदभाव का अंत, निष्पक्ष निर्वाचन, सांप्रदायिकता का अंत। तो आपको पता होना चाहिए कि निष्पक्ष निर्वाचन होना चाहिए भारत में, और यही सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। अगला है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी और मतदाता में दुरुपयोग। अगला इनमें सभी। तो ये सभी है, ये सभी है। एक गरीब इंसान कभी राष्ट्रपति बनने के लिए सोच भी नहीं सकता है, ठीक है। अशिक्षित इंसान बन भी जाता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, इसीलिए अशिक्षित इंसान भी नहीं है बन पाता ज़्यादातर, तो आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। आगे चल रहे अगला कह रहा है, तो इनमें सभी होगा। 10वां नंबर बोल रहा है कि भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो पहला नंबर ऑप्शन है योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्र आयोग और प्रधानमंत्री। आपको पता है निष्पक्ष निर्वाचन कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। अगला बोल रहा है पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत करती है? तो बोला है पहला ऑप्शन स्थानीय शासन में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित। अगला है राजनीतिक जागरूकता लाकर। अगला है सभी वर्गों को विकास की प्रक्रिया से जोड़ने का अवसर देना। अगला इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा घो। क्या हो जाएगा? घो। अगला लोकतंत्र की सबलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पहला नंबर है जाति आधारित संगठनों का विकास। अगला है सत्ता में भागीदारी का विस्तार। अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति संवेदनशीलता। अगला है नागरिक अधिकारों का संरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा को, जाति आधारित संगठनों का विकास। अगला चैप्टर है आपके सामने लोकतंत्र की चुनौतियाँ। जितना भी करवाएं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं हम, और ये लास्ट चैप्टर है। बोला लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है? पहला 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन। अगला चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनमें से सभी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये तो बाद में हुआ है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। स्पष्ट करने में 17वीं शताब्दी के आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मजदूर आंदोलन का। अगला देखिए बोला लोकतंत्र के सिद्धांतों के विकास में, लोकतंत्र के सिद्धांतों के विकास में किस क्रांति का योगदान रहा? पहला इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। अगला है फ्रांस की क्रांति। अगला है रूसो बोल्शेविक क्रांति। अगला है को और अड़खो दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा को और खो दोनों। अगला देखिए बोला ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को किस वर्ष लागू किया गया? पहला 1909, दूसरा 1919, अगला 1928, अगला 1939। तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 गो। आगे चलते अगला कह रहा है कि ब्रिटेन में प्रारंभ में मताधिकार किन्हें प्रदान किया गया था? बोला केवल पुरुषों को, केवल स्त्रियों को, स्त्री पुरुष दोनों को, केवल उन्हीं पुरुषों को जिनके पास कम से कम 40 सीलिंग वार्षिक किराए की आमदनी की पूंजी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यही होगा। अगला इंग्लैंड में किस वर्ष सियों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ? सियों को पहला 1941, 1951, 1961, 1928। तो आपको बता दें ये 1928 में सबों को दिया गया था। अगला है 1920 में किसने लिखा कि 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र शब्द नापसंद था और दहशत से भरा था, अब इस शब्द का गुणगान किया जा रहा है? पहला नंबर ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस। अगला है लॉर्ड एक्टन। अगला विल्सन। अगला है डायसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, लॉर्ड ब्राइस। अगला देखिए कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है कि
अवधारणा को लोकतंत्र के साथ जोड़ने में किस क्रांति का योगदान था? पहला 1988 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड की। अगला है 1789 की फ्रांस की क्रांति। अगला 1917 की रूसी क्रांति। इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर गो, 7 का हो जाएगा गो, 1917 की रूसी क्रांति। अगला है लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? बोला है उत्तरदायित्व, दूसरा है नागरिक अधिकार, अगला राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता, अगला है वयस्क मताधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी आपको दिखा रहे हैं तुरंत, अभी आपको हम दिखा रहे, रुक जाइए थोड़ा सा, उल्टा पुल्टा लगता है। हो गया है क्वेश्चन। यहाँ हम 5-6 नंबर तक कर चुके हैं, 3 तक हो चुका है मेरा, और 4 भी हम कर चुके हैं, 5 भी कर चुके हैं, 6-7 तक कर लिए। फिर से यहाँ 3-4 लगता है किसी और चीज़ का ये सेट हो गया है। आगे चलते हैं हम सब। और 5 भी ये पहला खड़े हो गया सेट। अब ये 13 नंबर से यहाँ सेट हो गया फिर से। यहाँ आप देखिए 13 नंबर से आंसर बोला है कि लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है? पहला है जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना, दूसरा आर्थिक असमानता में कमी एवं सामाजिक न्याय की स्थापना, अगला है विविधताओं में सामंजस्य एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला देखिए कह रहा है कि लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य का अंग था? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा आंसर। पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, आप सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगला बताइए कौन सा वीडियो बनाए। और आप सब जुड़े रहिए 10वां तक, और अब मेरे टेलीग्राम पर जुड़िए। आपको 10वां से जुड़े हुए कई इन्फॉर्मेशन और कई प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। धन्यवाद।